हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावा बिगनर कोर्स लेक्चर 5। लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में समझा था। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ किया था कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एंड हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो उनमें से बिगेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं यूजिंग इफ एल्स एंड टर्नरी ऑपरेटर, ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग में, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर चेक कर लेना। मैं लेक्चर 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावा में लूप्स कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं एंड हमें कौन सी जगह पे किस टाइप का लूप यूज़ करना चाहिए। देखो, लूप समझने से पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 2, इसे मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है। तो हमारे पास एक सोल्यूशन तो ये है कि सिंपली हम प्रिंट स्टेटमेंट को 10 टाइम्स रन कर देते हैं एंड एक बार कोड को कंपाइल करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 2 अब 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। लेट्स से 10 की जगह अगर मुझे 100 टाइम्स प्रिंट करना हो तो फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा। 100 की जगह अगर मुझे 1000 टाइम प्रिंट करना हो तो फिर कैसे करूंगा। इन टाइप्स की प्रॉब्लम को हम लूप से सॉल्व करते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक वाइल लूप यूज़ किया है एंड लूप के अंदर मेरी कंडीशन है कि i इज़ लेस देन 10। मैंने i को 0 से इनिशियलाइज किया है एंड यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है जो कि ट्रू होगी एंड ये स्टेटमेंट तब तक रन होती रहेगी जब तक i इज़ लेस देन 10, ये एक्सप्रेशन जब तक ट्रू होगी। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये कोड रन होता जा रहा है, मतलब ये एंड ही नहीं हो रहा है। तो इसको एंड करने के लिए मुझे स्टॉप करना होगा। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने i को 0 से इनिशियलाइज किया है एंड मैंने चेक लगाया है i इज़ लेस देन 10 एंड मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। ये लूप इन्फिनाइट टाइम रन होगा बिकॉज i की वैल्यू 0 ही रहेगी एंड i हमेशा 10 से कम ही होगा बिकॉज 0 इज़ लेस देन 10। तो क्या आप सोच सकते हो कि इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। देखो, इसे फिक्स करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि i में +1 ऐड होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि जब i 10 से ग्रेटर हो जाएगा या 10 के इक्वल हो जाएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड लूप स्टॉप हो जाएगा। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 10 टाइम्स ही प्रिंट हो रहा है। देखो, इस टाइप के लूप को हम वाइल लूप कहते हैं। यहाँ पे मैंने वाइल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि वाइल i इज़ लेस देन 10, मतलब जब तक i 10 से कम है तब तक इस स्टेटमेंट को रन करना है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको रन करना है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने i 0 से लिया है एंड लेस देन ऑपरेटर का यूज़ किया है। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया बिकॉज 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 वैल्यूज़ होती हैं, मतलब ये कोड 10 टाइम्स रन होगा। अगर मैं i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करता तो फिर मुझे लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लूप होते हैं। वाइल लूप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपने कोड में। हमारे पास फॉर लूप भी होता है एंड डू वाइल लूप भी होता है। उसके बाद हमारे पास मैप फिल्टर फंक्शंस भी होते हैं जो एडवांस फंक्शंस होते हैं। देखो, डू वाइल लूप सिमिलर ही होता है वाइल लूप के, तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर वाइल लास्ट में लिखा है एंड डू स्टार्टिंग में लिखा है। उसके बाद मैंने लूप को रन कर दिया है। ये सिमिलर ही वर्क करता है वाइल लूप से, बस सिर्फ एक डिफरेंस होता है इसमें। लेट्स से i की वैल्यू को मैं 100 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मुझे पता है कि लूप मेरा रन नहीं होना चाहिए बिकॉज i इज़ नॉट लेस देन 10, मतलब i तो 100 है, सो 100 इज़ नॉट लेस देन 10। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक बार 2 प्रिंट हो रहा है, मतलब डू वाइल लूप में यह डिफरेंस होता है कि एक बार डू वाइल लूप रन होता ही होता है, मतलब डू स्टेटमेंट एक बार रन होती है हमेशा, उसके बाद ये चेक लगता है। तो लेट्स से अगर i 100 है तो एक बार ये स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद ये कंपैरिजन होगा एंड कोड लूप से बाहर आ जाएगा। डू वाइल लूप हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते कोड में, जनरली हम वाइल लूप का ही यूज़ करते हैं। अब अगर मैं कोड को रन करूँ यूजिंग वाइल लूप तो आप देख रहे हैं 2 एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब वाइल लूप के केस में कंपैरिजन पहले होता है, उसके बाद कोड रन होता है। लेट्स से i की वैल्यू 0 है एंड मुझे लूप से ब्रेक करना है, मतलब लूप से बाहर आना है अगर i की वैल्यू 5 हो जाती है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपली यहाँ पर लेस देन 5 लिख सकता हूँ एंड कोड को रन कर सकता हूँ। तो जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तब लूप एग्जिट हो जाएगा। एक और तरीका भी है हमारे पास, हम ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्विच केस के कंपैरिजन में समझा था कि ब्रेक कीवर्ड से हम किसी भी स्टेटमेंट के बाहर आ सकते हैं। तो लेट्स से अगर i 5 के इक्वल हो जाता है तो मुझे लूप से ब्रेक करना है, मतलब लूप से एग्जिट हो जाना है। तो कोड को एक बार रन करके देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि 2 जो है वो 5 टाइम्स ही प्रिंट हो रहा है एंड जैसे ही i की वैल्यू 5 हो जा रही है तो हम लूप से एग्जिट कर रहे हैं। अब एक बार फॉर लूप्स के बारे में भी समझ लेते हैं। तो फॉर लूप में जैसे हमने वाइल के केस में यहाँ पे i को डिफाइन किया था, तो फॉर लूप में हम i को अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इंट i इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम कंपैरिजन का यूज़ करते हैं, मतलब i इज़ लेस देन 10
एंड जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया है, तो फॉर लूप के अंदर ही हम इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब i प्लस प्लस। तो जैसे आप देख रहे हो कि फॉर लूप में हम तीनों स्टेप्स एक ही जगह कर रहे हैं, मतलब हम i को डिफाइन भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंपेयर भी कर रहे हैं एंड इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये कोड 10 टाइम्स रन हो रहा है, मतलब वो पहले i को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है, फिर चेक लगा रहा है कि i इज लेस देन 10 एंड कोड को रन कर रहा है। जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो फॉर लूप चलने के बाद रन होता है, मतलब अगर मैं i की वैल्यू प्रिंट करता हूँ यहाँ पे एंड कोड को रन करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि i 0 से प्रिंट हो रहा है। जो इंक्रीमेंट हमने लगाया है वो बाद में रन हुआ है। अगर मैं पहले इंक्रीमेंट करता हूँ फिर रन करता हूँ कोड को, तो आप देख रहे हो कि स्टिल i जो है वो 0 से रन हो रहा है, मतलब जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है वो पहले कोड रन होता है उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। फॉर लूप्स को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जावा में, इवन वाइल लूप से भी ज़्यादा हम फॉर लूप को ही यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारा कोड काफ़ी क्लीन हो जाता है। हम एक ही जगह चीज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं, वहीं पे कंपेयर कर रहे हैं एंड वहीं पे इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। अब लूप्स के राउंड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसे मैंने 5 से इनिशियलाइज किया है एंड मुझे 5 का टेबल प्रिंट करना है, मतलब जैसे मुझे प्रिंट करना है 5, 10 एंड सो ऑन। मुझे 50 तक प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर मैं i को 1 से इनिशियलाइज करूँगा एंड लेस देन की जगह मैं लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ करूँगा, बिकॉज मुझे 1 से लेके 10 तक कोड को रन करना है। एंड मैं यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा i से। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी एंड 10 तक i इंक्रीमेंट होगा एंड i मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से एंड उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। अब मैं 5 की जगह कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। लेट्स से मुझे 17 का टेबल प्रिंट करना है एंड मैं कोड को रन करके देखता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो कि 17 का टेबल प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे 10 की जगह लेट्स से 50 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन 50 तक कर दूंगा एंड कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 17 का टेबल अब 50 तक रन हो रहा है। लेट्स से i इज़ लेस देन इक्वल टू i। ये तो हमेशा ट्रू रहेगा बिकॉज i विल ऑलवेज बी इक्वल टू i। तो लेट्स से कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो तो मैं इक्वल टू का ही ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, i इज़ इक्वल टू i। अब ये कोड हमेशा चलता रहेगा, मतलब कभी भी एंड नहीं होगा। तो कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टेबल है ये प्रिंट होता जा रहा है। देखो कोड से एग्जिट करने के लिए मुझे यहाँ पे स्टॉप बटन को प्रेस करना होगा। तो अब मैंने एप्लीकेशन को किल कर दिया बिकॉज यहाँ पर मैंने इन्फिनाइट लूप रन कर दिया था। एंड अपने कंसोल को क्लीन करने के लिए मैं डिलीट बटन का यूज़ कर सकता हूँ, इससे मेरा कंसोल क्लियर हो जाता है। आई होप आपने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के बारे में समझेंगे, स्ट्रिंग्स में ऑपरेशंस करेंगे एंड हम एरे डेटा स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, बिकॉज एरेज का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड एरेज एंड स्ट्रिंग इंटरव्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फीडबैक है तो ज़रूर कमेंट करना।